अपनी राजनीति स्टूडेंट पॉलिटिक्स से चालू की थी। छात्र जीवन में भी मैं अध्यक्ष रहा। सैकड़ों लोगों ने मुझसे फ़ोन करके और सैकड़ों लोगों ने मुलाकात करके विधायक के रूप में वो गिनती के दिनों यहाँ पे आए हैं। उसमें स्वर्गीय करुणा शुक्ला को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। 3 लोगों ने कहा कि 100 कदम चला के बता दो रमन सिंह को फिर वोट देंगे। परीक्षा के समय एक कॉलेज का स्टूडेंट, हमारा प्रचार प्रसार चालू है, लोगों से संपर्क। हम आए हैं संस्कारधानी राजनांदगांव में। हमारे साथ मौजूद है विधानसभा प्रत्याशी राजनांदगांव के नरेश डाकलिया जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। डाकलिया जी, सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने राजनीति की जो शुरुआत की जो पारी है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। दैनिक चिंतक परिवार को मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं। मैंने अपनी राजनीति स्टूडेंट पॉलिटिक्स से चालू की थी। छात्र जीवन में भी मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद नेशनल हॉकी प्लेयर रहा। युवक कांग्रेस NSUI का भी अध्यक्ष रहा। साथ ही राजनांदगांव सकल जैन समाज का लगभग 15 वर्षों तक अनअपोज अध्यक्ष रहा। मैं निर्विरोध अध्यक्ष 15 साल तक राजनांदगांव जिले के जैन समाज का मैं रहा। और आज जो राजनीतिक स्थिति हमारे राजनांदगांव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बन चुकी है, उसी वजह से मुझे कांग्रेस पार्टी से बगावत करके और निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करना पड़ा है। मेरे नामांकन का उद्देश्य यही है कि राजनांदगांव के सम्मान में नरेश डाकलिया मैदान में मैं शहर की संस्कारधानी की जो गौरवशाली गाथा है उसको तार तार होते देख रहा हूँ। दोनों राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही जो यहाँ प्रत्याशी दिया है वो स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। यहाँ की जनता सैकड़ों लोगों ने मुझसे फ़ोन करके और सैकड़ों लोगों ने मुलाकात करके ये बात कही कि क्या आपकी कांग्रेस पार्टी को भी एक व्यक्ति भी योग्य राजनांदगांव में ऐसा नहीं मिला जिसको कि कांग्रेस प्रत्याशी बनाती। बीजेपी का तो हमने सोच के ही रखा था कि इस बार डॉक्टर रमन सिंह को हम विदाई देंगे। ये राजनांदगांव की आम जनता की भावना मेरे से प्रत्यक्ष रूप से और टेलीफोन के माध्यम से सैकड़ों लोगों से बातचीत हुई और सब ने मुझे ये दबाव डाला, प्रेरणा दी कि भैया आप लड़िए। हमने आपका 5 साल का कार्यकाल देखा है नगर निगम का और हम चाहते हैं कि हमारा विधायक इस शहर का हो। कल हम अपनी कोई भी समस्या को लेके, कोई भी काम को लेके कम से कम उससे मुलाकात तो कर सकें। आज यदि डॉक्टर रमन सिंह जीतते हैं तो पिछले 5 साल में विधायक के रूप में वो गिनती के दिनों यहाँ पे आए हैं। कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई किसी के सुख दुख में कभी भी खड़े नहीं हुए और राजनांदगांव को ऐसा लगा कि जैसे ये विधायक विहीन विधानसभा है। कभी भी डॉक्टर रमन सिंह ने एक विधायक का कर्तव्य नहीं निभाया। जब मुख्यमंत्री थे तब उनका कार्यक्रमों के माध्यम से आना जाना हो जाता था, लेकिन एज ए विधायक वो कभी भी यहाँ नहीं आए। ये सब बातों से यहाँ की जनता को बहुत दुख है। जनता चाहती है कि हमारा जो विधायक हो, हमारा जो प्रतिनिधि हो, वो हमारे सुख दुख में खड़ा हो और हमको इसके लिए आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं दिख रहा है। तो आपसे हमारा ये आग्रह है कि आप चुनाव में फॉर्म भरिए, हम सब आपको जिताएंगे। आपको
न पैसे की फिक्र करने की ज़रूरत है, न आपको कोई चीज़ बांटने की ज़रूरत है। आप हमारे सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके सम्मान को बना के रखेंगे। ऐसा सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने मुझसे कहा। आपने वर्तमान में किस पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया? आप पार्टी चाहती थी कि मैं आपसे नामांकन भरूं, लेकिन मैंने ये विचार किया कि पार्टी बदलना उचित नहीं है। मैंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी से ही चालू किया था और आज भी कांग्रेस में ही हूँ। इसलिए मैंने बगावती होके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। आज मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूँ, क्योंकि बागी कहलाना हिम्मत वालों का काम होता है। जैसे कि आप पूर्व में कांग्रेस में रहते हुए आप यहाँ के महापौर भी थे, और उसके बाद वर्तमान में आप यहाँ के प्रतिष्ठित एवं कांग्रेस के जन जन के लोकप्रिय भी हैं। ऐसी क्या स्थिति बनी आपको कि आपको बगावत करना पड़ा कांग्रेस से? अभी वर्तमान में मैं कांग्रेस का प्रदेश का संयुक्त महासचिव हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और सिर्फ जो राजनांदगांव से स्थानीय प्रत्याशी नहीं दिया गया, पिछले 5 वर्षों भी जो चुनाव हुए थे उसमें स्वर्गीय करुणा शुक्ला को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। अब फिर भाई गिरीश देवांगन को प्रत्याशी बनाया है। तो इस तरह से ये राजनांदगांव में परदेशियों को लड़ाने की जो परंपरा बन गई है, उसमें का विरोध करते हुए, सिर्फ राजनांदगांव की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए कि भाई यहाँ का यदि कोई व्यक्ति अपने काम के लिए कुछ भी परेशान हो तो उसको कम से कम स्थानीय नेता होना चाहिए उसके पास में, विधायक के रूप में। जैसे कोइंसिडेंस है कि सांसद भी राजनांदगांव का नहीं है। तो क्या आज आप अपने आप को आज भी आप कांग्रेसी मानते हैं? नहीं, अभी तो कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है मैंने, और निर्दलीय बगावत करके कांग्रेस पार्टी से मैंने निर्दलीय नामांकन भरा है। जैसे कि यहाँ कितने लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन पेश किया था राजनांदगांव? आपने किया था आवेदन? हाँ, मैंने आवेदन किया था। कितने लोगों ने यहाँ से आवेदन किया था? 55 लोगों ने यहाँ से कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आवेदन किया था। कितने लोग इस वक्त अपने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि दूसरा क्या करता है इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैंने देश का इतिहास जाना है कि महाभारत में भीष्म पितामह जी की सिर्फ यही गलती थी कि अन्याय के विरोध में वो चुप बैठे थे। तो मेरा अपना स्वभाव है कि जहाँ पे अन्याय होता है वहाँ मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैंने खुल के विरोध किया है, इस बात की मुझे खुशी है। राजनीति एक तरफ है, लेकिन गलत बात का विरोध करना मैं हर व्यक्ति का दायित्व मानता हूँ। आज यदि मेरे बलिदान देने से कांग्रेस पार्टी में शेष लोग जो हैं उन लोकल नेताओं का रास्ता खुलता है, कल किसी भी अन्य व्यक्ति को पार्टी प्रत्याशी बनाएगी और बाहरी प्रत्याशी का ये सिस्टम समाप्त होगा, तो मैं समझूंगा कि मैं विजयी हुआ हूँ। बाहरी प्रत्याशी आप राजनांदगांव में किसको मानते हैं? बाहरी प्रत्याशी मैं राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह को मानता हूँ और भाई गिरीश देवांगन, दोनों को मैं बाहरी प्रत्याशी मानता हूँ। लेकिन जनता ने विगत कई सालों से यहाँ रमन सिंह को अपने सर पर, अपने मतलब हृदय में बिठा के रखा है। तो अगर उनको बाहरी मानती जनता तो उनको कई पहले से ही उनको हरा के यहाँ से बाहर कर सकती थी। मैं राजनांदगांव का निवासी हूँ। सुबह से रात तक मेरा लोगों से संपर्क होता है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में जितना विरोध, जितना क्रिटिसाइज डॉक्टर रमन सिंह का राजनांदगांव में हुआ है, उतना विरोध गिरीश देवांगन का नहीं है।
रमन सिंह जब मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे विधायक थे तब तक लोगों ने उनको सम्मान दिया, बर्दाश्त किया, जो जिसकी भाषा है वैसा समझे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे और पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जितना नेगलेक्ट यहाँ की जनता को किया है, तो ये निश्चित जानिए कि एक एक व्यक्ति उनके खिलाफ है। आज कोई किसी के मन में उनके लिए सम्मान नहीं है। आज सुबह मेरे को 3 लोगों ने कहा कि 100 कदम चला के बता दो रमन सिंह को फिर वोट देंगे। जो आदमी चलने में अस्वस्थ है वो यहाँ का विधायक बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। हम लोगों ने 3 बार विधायक बना दिया, भगवान ने उनको 15 साल मुख्यमंत्री बना दिया। वो चाहते तो राज्यपाल बन जाते या चुनाव की राजनीति से उनको रिटायर हो जाना चाहिए। ये आम जनता का, यहाँ की राजनांदगांव की जनता का ये सोच है। बाहर बैठे लोगों को ये लगता होगा कि दिल में बसाया राजनांदगांव वालों ने, लेकिन आज ये बातें बिल्कुल भी नहीं है, समाप्त हो चुकी है। चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय पार्टी में बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं या बहुत सारे लोग उस लाइन में रहते हैं, लेकिन पार्टी हर किसी को खुश नहीं कर सकती। तो ऐसी आपको नहीं लगा कि चलो पार्टी ने मुझे, कांग्रेस पार्टी ने मुझे महापौर का पद भी दिया और चलो आज वर्तमान में आज मेरे जो भी हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं कांग्रेस के साथ अगर छोड़ के निर्दलीय के रूप में अगर चुनाव लड़ूंगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, क्योंकि मैं कांग्रेस में बचपन से था। महापौर भी मैं कांग्रेस के रूप में बना। लेकिन आपने शायद मेरा वक्तव्य पढ़ा नहीं है, टीवी में देखा नहीं है। मैं आज भी अपनी बात को दोहराता हूँ कि मुझे नहीं, किसी अन्य को भी, चाहे वो हेमा देशमुख हो, कुलबीर छाबड़ा हो, जितेंद्र मुदलियार या किसी और को भी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती तो मैं कांग्रेस का काम तन मन से करता। मेरा विरोध ये नहीं है कि मुझे क्यों नहीं टिकट दिया, मेरा विरोध यह है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। क्या राजनांदगांव में एक भी व्यक्ति योग्य नहीं है जिसको आप प्रत्याशी नियुक्त कर सकें? मेरा इस बात का विरोध है। इस बात का विरोध नहीं है कि मैंने टिकट मांगी, मेरे को टिकट नहीं मिली। किसी भी अन्य को टिकट मिलती राजनांदगांव निवासी को तो मैं सहज काम करता। आप अपने महापौर के कार्यकाल में ऐसे कुछ राजनांदगांव का जो आपने विकास किया हो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये बोलने में बहुत कम समय लग रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप निगम ऑफिस जाइए यहाँ से और उनसे पूछिए। हर व्यक्ति, हर कर्मचारी यह कहता है कि हमारी पूरी सर्विस लाइफ में आपके जैसा महापौर हमको नहीं मिला। और यही राजनांदगांव की जनता का कहना है। मैं तौबा करता हूँ बड़ी बात से कि नरेश डाकलिया जैसा राजनांदगांव में महापौर आज तक नहीं हुआ। ये पब्लिक का व्यू है, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, परमात्मा की कृपा है। लेकिन इसको आप चाहें तो निगम ऑफिस अभी जाइए और पूछ लीजिए, किसी भी पब्लिक से पूछिए आप। नहीं, ऐसे कोई अपने उस समय के काम को बताइए कि जो आज भी लोगों को दिखता है कि हाँ ये डाकलिया जी ने किया था और ये उनके ही सौजन्य से यहाँ का विकास हुआ, ऐसे कुछ आपको जानकारी हो? देखिए, राजनांदगांव में जो झंडा जय स्तंभ चौक में हमने फहराया था 100 फीट का, 101 फीट का, वो हिंदुस्तान में किसी भी सार्वजनिक स्थान का पहला झंडा था, तिरंगा झंडा, जो हमने यहाँ लगाया था। राजनांदगांव में हमारे कार्यकाल में कभी भी कर्मचारियों की तनख्वाह जो है वो पेंडिंग नहीं होती थी, समय से तनख्वाह मिलती थी। आज आप जाके पता कीजिए, 3-3 महीने, 4-4 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये अमूमन लगभग 2-3 साल से चल रहा है, 1 महीने की बात नहीं है ये। इसी तरह से शहर की हर व्यवस्था, चाहे वो जल व्यवस्था हो, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, जो भी शिकायत, जो भी आवश्यकता होती थी उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती थी। तो राजनांदगांव शहर में मैं जब महापौर था, काफ़ी अच्छा लोगों को अनुभव है और पूरी सड़कें राजनांदगांव की हमने बनवाई थी। चाहे वो कमला कॉलेज रोड हो, चाहे गौरव पथ हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर से लेके और पूरा जो
भदौरिया चौक तक का रोड है, वो सब हमारे कार्यकाल में बना है। साथ ही जो एस्ट्रोटर्फ हॉकी का यहाँ पे मैदान बना है, उसके लिए मैंने घोषणा की थी कि यदि मेरे कार्यकाल में यहाँ पे राजनांदगांव में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान नहीं बनेगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये मैंने अपने चुनाव में कहा था। और उस वक्त सरकार ने, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में थी, सरकार ने बहुत इग्नोर किया। उसके बाद एक समय ये भी आया कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी वहाँ पे मुख्य अतिथि थे और मैं भी विशेष अतिथि के तौर पे था। टीवी वालों ने मेरे से पूछा तो मैंने वहीं पे ये जवाब दिया डॉक्टर साहब के सामने कि यदि राज्य सरकार नहीं बनाती है स्टेडियम को तो मैं यहाँ की जनता से वादा करता हूँ कि जनता के पैसे से यहाँ से एस्ट्रोटर्फ का हम निर्माण कराएंगे। राजनांदगांव वो जगह है जहाँ पूरे प्रदेश में पहला दिग्विजय स्टेडियम है पूरे मध्य प्रदेश में जो जनता के पैसे से बना है। राजनांदगांव का जो पहला स्टेडियम है वो भी जनता के ही पैसे से बना हुआ है। हम फिर से जनता के सामने जाके और जनता से हाथ मिला के यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लगाएंगे, ये मेरी घोषणा थी। उसके बाद राज्य शासन ने सैंक्शन किया और हमारे दबाव की वजह से ही जो है आज एस्ट्रोटर्फ का मैदान यहाँ हॉकी और झांकी 2 के लिए राजनांदगांव जाना जाता है। हॉकी लगभग 75 वर्षों से यहाँ ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो गए हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे टूर्नामेंट हैं जो कंटिन्यू चले हैं, उसमें राजनांदगांव का नाम है। बड़े बड़े टूर्नामेंट बैटन कप कलकत्ता, आगा खां गोल्ड कप बॉम्बे, सब में गैप आया है। कुछ समय के लिए सभी बंद हुए, लेकिन ये सौभाग्य है कि राजनांदगांव का हॉकी टूर्नामेंट लगातार हीरक जयंती से आगे निकल चुका है और राजनांदगांव की जनता, हॉकी प्रेमी जनता है, उनको हमने यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ की सौगात दिया है। राजनांदगांव के आगे विकास के लिए और अच्छा क्या विकास होने, इसकी क्या सोच है आपकी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि चूँकि राजनांदगांव के विधायक माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे और सभी राष्ट्रीय पार्टी घोषणा पत्र चुनाव के समय घोषित करती है, तो घोषणा पत्र और घोषणा हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी देखी सुनी है। हमने देखा है कि बास्केटबॉल का स्टेडियम राजनांदगांव में बनता है डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में और उसको वापस तोड़ दिया जाता है 2 साल के अंदर में। ऐसा बहुत कम देखने को आता है कि नया स्टेडियम बने और 2 साल में उसको फिर से तोड़ना पड़ जाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आज भी कई चीज़ें अधूरी पड़ी हुई है। दिग्विजय स्टेडियम का जो फिर से काम हुआ है वो आज भी अधूरा पड़ा है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, व्यवस्था आज भी चौपट है। तो इस तरह के विकास जो है ये देखने बोलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन घोषणा पत्र और जो विकास की बातें हैं ये मैंने प्रैक्टिकल और धरातल में देखी है कि आम आदमी की ज़रूरत के काम होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जोशो जवानी की बातें यहाँ पर हम नहीं करते, बहुत ऊंचा करेंगे काम, ये दम हम नहीं भरते। जमाना हमसे जो चाहेगा वो हम कर दिखाएंगे, जमाना हमसे जो चाहेगा वो हम कर दिखाएंगे। आदमी आम है, हम आदमी के काम आएंगे। आदमी आम है, हम आदमी के काम आएंगे। जिस व्यक्ति की जो समस्या होगी उसका निराकरण के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। यही मेरा विकास है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म होगा। जैसा कि आपने नामांकन दाखिल किया है, नाम वापसी को अभी 2 दिन बचे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपको मना के वापस अपने घर में वापस बुलाएंगी? देखिए, भविष्य तो अनिश्चित होता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं है। नहीं, अगर मान लो बातचीत होती है या ऐसे है हाईकमान से आपको आता है कि चलिए आप जो भी है अब मान लीजिए आप घर वापसी आ जाइए, तो क्या आप अपना नामांकन वापस लेंगे? विचार करेंगे, अपने साथियों से पूछेंगे। नामांकन मैंने अकेले नहीं भरा है और भरने के पहले भी मैंने 300 अपने प्रमुख साथियों की मीटिंग बुलाई थी। 300 लोगों के बीच में चर्चा करके नामांकन भरा गया है। तो अब ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं अकेले नाम वापस लूँ। जो प्रमुख मेरे सहयोगी दोस्त बोलिए, भाई बोलिए, उनको बुला के जैन बगीचे में एक मीटिंग करके हम लोग 2.5 घंटे बैठ के और ये निर्णय लिए हैं
इसलिए इस निर्णय को बदलने की मेरे अकेले की क्षमता नहीं है। मैं फिर से, यदि कोई बात सामने आएगी, परिस्थिति सामने आती है, तो उस पर पुनर्विचार के लिए मैं फिर से अपने दोस्तों को बुलाऊंगा। सब लोग जो कहेंगे वही निर्णय फाइनल होगा। क्या लगता है इस बार आपको किसकी जीत होगी राजनांदगांव में? आज की डेट में मैं दावा करता हूं कि जीत राजनांदगांव के जनता के सम्मान की होगी। और अगर आप अपना नामांकन वापस लेकर अपने घर वापसी होंगे तो किसकी जीत होगी? तब कांग्रेस जीतेगी, यदि कांग्रेस के पक्ष में नरेश डाकलिया होगा तो। धन्यवाद। जैसे कि आप सुन रहे थे नरेश डाकलिया जी को। भैया जी, आज अगर अपना नामांकन वापस लेते हैं 2 दिन, तो 2 दिन बाद आप अपना प्रचार प्रसार कब से चालू करेंगे? हमारा प्रचार प्रसार चालू है, लोगों से संपर्क चालू है, प्रमुख लोगों के साथ मीटिंगें चल रही है, सभी सामाजिक दृष्टि से भी सब लोगों से मिल रहे हैं, खिलाड़ियों से भी बातचीत चल रही है, जितने वर्ग हैं सबसे हमारा कांटेक्ट चालू है। और जैसे ही सिंबल मिलेगा, आप उसके सिंबल मिलने के 3 दिन बाद राजनांदगांव आएंगे तो चारों तरफ आपको नरेश डाकलिया दिखेगा। मतलब 2 दिन बाद आप फुल फ्लैश में एकदम अपने प्रचार प्रसार को चालू करें? बिल्कुल बिल्कुल, 2 दिन बाद तो हमारा जो 15-20 दिन रहेगा, वो कत्ल की रात जो बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, वो वही रहेगी। जैसे परीक्षा के समय एक कॉलेज का स्टूडेंट दिन रात एक कहता है, हम ना सोने पे ध्यान देंगे ना खाने पे ध्यान देंगे, 24 घंटे अपने टारगेट को लेके और सिर्फ विजय हासिल करने के उद्देश्य को लेके, भगवान का नाम लेके हम और हमारे सब साथी एकजुट होकर भिड़ जाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।